Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. Hey everyone, this is Yash Srivastava from Law Pro Judiciary धमाका। ये सीआरपीसी के लेक्चर सीरीज़ का 4th होगा। अब हम शुरू करते हैं सेक्शन 61 से। फॉर्म ऑफ समन की बात की गई है, तो उसमें 3-4 कंडीशन दी हुई कि राइटिंग में होना चाहिए, डुप्लीकेट में होना चाहिए, प्रिसाइडिंग ऑफिसर का साइन होना चाहिए और सील होना चाहिए कोर्ट का। तो इस पर क्वेश्चन बनते हैं। और सेक्शन 62 बताता है कि समन कैसे सर्व किया जाना चाहिए। तो क्रिमिनल मामलों में जब जितना भी पॉसिबल हो सके पर्सनली सर्व करना चाहिए और किसी को नहीं दिया जा सकता। पर सेक्शन 64 में दिया हुआ है कि अगर वो व्यक्ति नहीं मिलता है तो एडल्ट मेल मेंबर को दिया जा सकता है समन, और उसके डुप्लीकेट पे उसके बैक साइड में पीछे उसकी रिसिप्ट ली जा सकती है। और सीपीसी सीआरपीसी में यही एक डिफरेंस है जो फैमिली मेम्बर से सर्व करने का। उसमें किसी भी एडल्ट मेंबर सर्व किया जा सकता है और इसमें केवल और केवल मेल मेंबर जो कि एडल्ट हो उस पर सर्व किया जा सकता है। और समन कौन कौन सर्व कर सकता है? या तो पुलिस ऑफिसर कर सकता है, या तो जो कोर्ट इशू कर रहे हैं उसका ऑफिसर कोई हो, या फिर कोई पब्लिक सर्वेंट। और कॉरपोरेट या किसी कॉरपोरेट बॉडी या सोसाइटी भी करना हो तो सेक्शन से क्वेश्चन बनता है सेक्शन 63 पे कि किस सेक्शन दिया हुआ पहला, और किसको किसको सर्व किया जा सकता है अगर कॉरपोरेट बॉडी पे करना हो। तो इसमें 3-4 वो दिए गए हैं, जैसे सेक्रेटरी, लोकल मैनेजर, कोई भी और प्रिंसिपल ऑफिसर कॉरपोरेशन का, या फिर लेटर के द्वारा सेंड किया जा सकता है रजिस्टर्ड पोस्ट से। और वो किसके नाम वो रहेगा, जो लेटर ऑफ एसेंस किसी का नाम रहता है तो उसमें नाम होगा, यानी एड्रेस टू चीफ ऑफिसर जो होगा कॉरपोरेशन का इंडिया में, चीफ ऑफिसर जो होगा कॉरपोरेशन का इंडिया में। और 64 में हमने बता ही दिया। सेक्शन 65 में चस्पा तामील की बात की। चस्पा तामील मतलब एट एनी कॉन्स्पिक्यूअस प्लेस ऑफ दैट पर्सन, जिसके ऊपर समन भेजना है वो जहाँ रहता हो या बिजनेस करता हो तो वहाँ पे जाके उस समन की एक डुप्लीकेट कॉपी फिक्स कर दी जाती है। और सेक्शन 66 में बात की गई है आपका गवर्नमेंट सर्वेंट के समन की। तो इसमें कैसे किया जाता है, ये पॉइंट अगर पूछना होगा तो या तो सेक्शन पूछ लेंगे, कैसे किया जाता है ये पूछ सकते हैं। जिस भी ऑफिस में काम करता है उसके हेड को भेज के, और वही हेड एंडोर्स करेगा कि इसने हाँ हमने समन सर्व कर दिया, वो ऐसे ही माना जाएगा जैसे कि पर्सनली सर्व किया गया। ये पॉइंट नोट करने वाला है, इसमें लिखा हुआ है। और सेक्शन 69, अगर विटनेसेस को भेजना हो समन तो बाई पोस्ट भी भेज सकते हैं, जबकि एक्यूज्ड को अगर भेजना था तो पोस्ट की कहीं भी बात नहीं की गई है। तो ये पॉइंट पूछा जा सकता है या फिर प्री में या फिर इंटरव्यू में। और सेक्शन 67, जो कि अगर मान लीजिए समन आपको आउटसाइड लिमिट्स यानी आउटसाइड लोकल लिमिट्स जुरिडिक्शन भेजना हो तो उसको भेजा जा सकता है उस मजिस्ट्रेट के पास डुप्लीकेट में, जहाँ पे भी वो अभियुक्त रहता हो या उस वक्त हो। अब हम बात करेंगे सेक्शन 70 जो कि वारंट है, जिसमें कि ये पूछा जाता है कि वारंट कब तक एग्जीक्यूशन में रहता है। वारंट 2 कंडीशन में एग्जीक्यूशन में रहता है, या जब तक जो कोर्ट इशू कर रहे उसको कैंसिल न कर दे, या फिर वारंट को एग्जीक्यूशन कर न दिया जाए। वारंट इन्फोर्समेंट में कब तक रहता है ये बात पूछी जाती है। तो या तो जो कोर्ट इशू कर रही है वो उसको कैंसिल न कर दे, या फिर वारंट एग्जीक्यूट ना हो जाए, मतलब गिरफ्तार न कर लिया जाए। 71, ये इंटरव्यू पूछा जा सकता है क्वेश्चन कि वेलेबल वारंट का प्रावधान आप कहाँ ट्रेस कर सकते हैं। तो आप पढ़ेंगे तो आपको ये मिलेगा कि सिक्योरिटी लेके उसको छोड़ दिया जाएगा जब अरेस्ट किया जाएगा। तो यही आप कह सकते हैं ये वेलेबल वारंट का प्रावधान सेक्शन 71 बताता है। और सेक्शन 72 बताता है, मान लीजिए कि कोर्ट जो इशू कर रही है वारंट और बहुत इमीडिएट वजह है उसको गिरफ्तार करने की, वारंट को एग्जीक्यूट कराना बहुत जल्दी में कोर्ट, तब वो पुलिस ऑफिसर और मौजूद नहीं है तो किसी भी व्यक्ति को डायरेक्ट कर सकती है, निर्देश दे सकती है कि वो गिरफ्तार कर सके। और सेक्शन 73 में जो कि 1-2 कंडीशन दी आज तक हालांकि पूछा नहीं है कभी में, फिर भी आप लोग एक पॉइंट नोट कर लीजिए
कि सीजे में फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट जो है किसी भी पर्सन को निर्देश दे सकता है कि आप वारंट एग्जीक्यूट कर दीजिए। कोई भी ऐसा अभियुक्त जो कि एस्केप्ड कन्विक्ट हो, यानी भगौड़ा हो और उसको सज़ा हो चुकी हो कोर्ट के द्वारा, प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर हो, या फिर जो कि नॉन बेलेबल ऑफेंस का अभियुक्त हो और वो भाग रहा है अरेस्ट से बचने के लिए। अब आगे देखते हैं सेक्शन 74। इसमें ये समझने वाली बात है कि जैसे मान लीजिए वारंट इशू किया गया और एसपी के पास भेजा गया, तो खुद एग्जीक्यूट ना करके अपने निम्न स्तर के अपने जो सबॉर्डिनेट्स हैं उनको निर्देश दे के वारंट का एग्जीक्यूशन करा सकता है। सेक्शन 75 डायरेक्ट सेक्शन पूछ लिया जाता है कि आप सब्सटेंस ऑफ वारंट, जो वारंट के अंतर्गत की वस्तुएं हैं, उन्हें दिखाना या बताना अभियुक्त को जब गिरफ्तारी कर रहे हों तो वो इसमें दिया हुआ है, और अगर अभियुक्त चाहे तो उसको आप वारंट दिखा भी सकते हैं कि ये देखो तुम्हारे नाम का ये वारंट है, इस वजह से निकला हुआ है। सेक्शन 76, जैसे सेक्शन 57 हम लोगों ने पढ़ा था, विदाउट वारंट अरेस्ट में 24 घंटे में मजिस्ट्रेट के सामने प्रस्तुत करना पड़ता है पुलिस ऑफिसर को। वैसे ही वारंट के मामले में वारंट से अगर गिरफ्तार किया गया अभियुक्त को तो धारा 76 यानी सेक्शन 76 बताती है कि 24 घंटे के अंदर उसको मजिस्ट्रेट के सामने कोर्ट के सामने पेश करना पड़ेगा। अब सेक्शन 78, 79, 80, 81 ये सारे आपके अभी तक क्वेश्चन बने नहीं, लेकिन फिर भी मैं बताता हूँ कि जैसे मान ली वारंट का एग्जीक्यूशन जो है आउटसाइड ज्यूरिसडिक्शन कराना, आउटसाइड ज्यूरिसडिक्शन कराना है तो वहाँ के एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट, डीएसपी या कमिश्नर ऑफ पुलिस को भेज सकती है वो कोर्ट जिसको वारंट को एग्जीक्यूट कराना है, और वो ये तीनों ही व्यक्ति इंडोर्स करके अपने एरिया पुलिस ऑफिसर से वारंट का एग्जीक्यूशन करा देंगे, और उस एग्जीक्यूशन कराने के बाद जिस कोर्ट ने इशू किया था उसको वापस भेज देंगे। सेक्शन 79 में जब वारंट पुलिस ऑफिसर को निर्देशित है और आउटसाइड ज्यूरिसडिक्शन जाना है उसको गिरफ्तार करने, तब वो या तो वहाँ के एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट जिस ज्यूरिसडिक्शन में उसको जाकर गिरफ्तार करना है, या फिर कोई ऑफिसर इंचार्ज रैंक का पुलिस ऑफिसर हो उससे इंडोर्स करा के गिरफ्तार कर सकते। पर अगर मान लीजिए कि बहुत ज़रूरी है और ये इंडोर्समेंट जो लेना पड़ेगा एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट या ऑफिसर इंचार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन से, उसको लेने में देरी हो जाएगी और वो जो वारंट का एग्जीक्यूशन है वो सफल नहीं हो पाएगा, तब वो बिना इस एंडोर्समेंट के जाके गिरफ्तार कर सकता है। अब हम आते हैं बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन 3 के लिए है, सेक्शन 82 प्रोक्लामेशन, उद्घोषणा। इसमें उद्घोषणा मतलब होता है कि जैसे कोई व्यक्ति के बारे में ये एक टाइप की अनाउंसमेंट कर दी जाती है, ढोल पीट के ताशे पीट के कि यह व्यक्ति किसी को मिले उसको सूचित कर दें कि फला टाइम पे फला समय उसको कोर्ट के सामने उपस्थित होना है। जैसा आप लोगों ने मूवी वगैरह में देखा होगा कि नगर में ढोल पीटा जाता था, राजा का ये संदेश है, कुछ उस टाइप से होता है ये प्रोक्लामेशन घोषणा। तो धारा 82 ये डायरेक्ट पूछ लिया जाता है, और इसमें पूछ लिया जाता है कि कितना टाइम दिया जाता है अभियुक्त को कोर्ट के सामने प्रेजेंट होने के लिए कि वो इतने समय में आ जाए। तो 30 दिन है वो, ये एक पॉइंट है। और आपका पूछ लिया जाता है कि प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर किस सेक्शन में कर सकते हैं। तो 82(4) में अभियुक्त को प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर घोषित कर सकते हैं, और वो कुछ सेक्शन दिए हैं 302, 304, 364, 367, 382, 392 से 402, 401 जिसमें कि छोड़ के इस, और 449, 459, 460 ये सब सारे सेक्शंस में उसको उद्घोषित अपराधी किया जा सकता है, मतलब प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर। 83 में अटैचमेंट की बात की गई। अटैचमेंट यानी कुर्की, अगर वो अभियुक्त नहीं आता है तो उसको 30 दिन के बाद उसकी प्रॉपर्टी अटैच की जा सकती है। इसने 2 कंडीशन दी है। मान लीजिए वो अपनी प्रॉपर्टी का वहन या डिस्पोज ऑफ कर रहा है, पूरी या कुछ हिस्सा अपनी प्रॉपर्टी का, या फिर अपनी प्रॉपर्टी मूव करता है, हटाना चाहता है जिस जुरिडिक्शन में उसका वारंट निकला था। और एक पॉइंट नोट करने वाली ये है कि प्रोक्लामेशन तभी होगी जब वारंट पहले निकल चुका। वारंट के पहले प्रोक्लामेशन नहीं हो सकती,
क्यों? क्योंकि प्रोक्लेमेशन तो तब की जानी चाहिए जब वारंट का एग्जीक्यूशन नहीं हो पाया और व्यक्ति नहीं आ रहा है, कोर्ट सामने नहीं मिल रहा, अपना इवेट कर रहा अरेस्ट। इसमें एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि साइमल्टेनियसली कब किया जा सकता है। तो जो मैंने अभी प्रॉपर्टी के बारे में बताया कि वो अपनी प्रॉपर्टी डिस्पोज ऑफ कर दे या रिमूव करने कोशिश करे जुरिडिक्शन से, तब धारा 83 में ये दिया हुआ है, उसके पहले प्रोविज़ो में ये प्रॉपर्टी की बात की साइमल्टेनियसली एक साथ वो प्रोक्लेमेशन और अटैचमेंट ये जारी किए जा सकते हैं। और मान लीजिए कोई प्रॉपर्टी ऐसी ही जो जब्त करनी हो जो कि आउटसाइड जुरिडिक्शन हो, तब वहाँ के डीएम डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट से एंडोर्स करा के अटैच कराई जा सकती है। इसी में एक पॉइंट है कि ये भी है, मान लीजिए किसी व्यक्ति को, अभी मैं बता रहा हूँ ऑब्जेक्शन का अगले सेक्शन में, लेकिन ये यहीं सुन लीजिए क्या कि अभी आया है ये पॉइंट। तो डीएम से एंडोर्स कराई अटैचमेंट के लिए, पर अगर जो किसी व्यक्ति को विरोध हो कि हमारी ये प्रॉपर्टी है अभियुक्त की नहीं जो अटैच कर ली गई है, कुर्क कर ली गई है, तो उसको एप्लीकेशन देनी पड़ेगी सीजीएम के यहाँ, जहाँ जिस आउटसाइड जुरिडिक्शन में अटैच है वो प्रॉपर्टी, या फिर वो कोर्ट जिसने इशू किया था कि ये प्रॉपर्टी अटैच कर ली जाए। मान लीजिए यहाँ से वाली कोर्ट ने बोला अटैच कर लें और यहाँ वाले डीएम ने, दूसरे जुरिडिक्शन वाले डीएम ने अटैच की थी, तब या तो यहाँ जाना है तो सीजीएम के पास एप्लीकेशन देनी पड़ेगी, और यहाँ जाना है तो उस कोर्ट के पास जाना पड़ेगा जिसने इशू किया था। अब इसमें हम बात करते हैं सेक्शन 84 जो कि ऑब्जेक्शन की बात करता है। और ऑब्जेक्शन इसमें पूछा जा सकता है कि कितने दिन में करना चाहिए, तो 6 महीने के अंदर ऑब्जेक्शन कर देना चाहिए। अभियुक्त के अलावा जो भी व्यक्ति को ऑब्जेक्शन कोई आपत्ति हो कि हमारी प्रॉपर्टी अटैच कर ली गई, इससे अभियुक्त कोई संबंध नहीं है। और मान लीजिए क्लेम ये जो 6 महीने बाद वो करता है नहीं साबित हो पाता, तो सिविल सूट ले आ सकता है अटैचमेंट से 1 साल के अंदर। और मान लीजिए जो प्रॉपर्टी कोई अटैच की गई है और पेरिशेबल नेचर की है, यानी कि क्षयशील है, वो सड़ सकती, बर्बाद हो सकती, तो उसको बेच के उसका पैसा कोर्ट अपने कोर्ट में जमा करा लेती है। जब भी वो व्यक्ति आता है उसका उस हिसाब से आगे प्रोसीजर। अगर आप इसको पढ़ना चाहते हैं, ये बात जो अभी मैं बताई, सेक्शन 459 CRPC के साथ आप पढ़ सकते हैं इसको डिटेल में। और जो भी व्यक्ति ये पेरिशेबल प्रॉपर्टी के देख रेख करेगा वो एज ए रिसीवर, जैसे किसी पीसी में रिसीवर होते हैं वैसे ही रहेंगे। ये दिया है आपका धारा 83 सब क्लॉज 6 में, ये आप देख सकते हैं। अब मान लीजिए वो व्यक्ति 2 साल के अंदर हाजिर हो जाता है, ये धारा 85 में दिया है, तब उसकी प्रॉपर्टी वापस की जा सकती है अगर वो पर्याप्त कारण दिखा दे कि मैं क्यों नहीं हाजिर हो पाया था, या मुझे पर्याप्त नॉलेज नहीं थी, या ऐसा कुछ मेरे खिलाफ घोषणा जारी हुई है। और 85 में कोई भी आदमी व्यथित होता है, यानी कोई भी डिसीज़न आता है तो उसके बारे में अपील करनी हो तो सेक्शन 86 उसको पावर देता है। सेक्शन 87 पूछ लिया जाता है कि समन के जगह कब वारंट इशू किया जा सकता है, तो सेक्शन 87 में इशू किया जा सकता है। अब सेक्शन 91 ये डायरेक्ट सेक्शन में ये पूछ लिया जाता है कि समन भेजना हो किसी डॉक्यूमेंट या कोई और चीज़ को प्रोड्यूस करने के लिए, अपने सामने प्रस्तुत करने के लिए कोर्ट द्वारा, तो किस सेक्शन में, तो सेक्शन 91 में दिया है। सेक्शन 92 भी डायरेक्ट पूछ लिया जाता है किसी पोस्टल या टेलीग्राफ अथॉरिटी के अंडर कोई डॉक्यूमेंट या पार्सल हो या कोई चीज़ हो तो कहाँ दिया, कहाँ पर मंगाई जा सकती है, ये पावर कहाँ दी है, तो सेक्शन 92 में दी है। और इसमें 2 क्लॉज हैं। तो पहले क्लॉज में दिया है कि डीएम सीजीएम सेशन हाई कोर्ट ये उस प्रॉपर्टी जो पोस्टल या टेलीग्राफ अथॉरिटी के अंडर में है उसको अपने पास बुला सकते हैं। और सेकंड क्लॉज में जो दिए हैं कोई भी एग्जीक्यूटिव या जुडिशियल मजिस्ट्रेट, कमिश्नर ऑफ पुलिस, डीएसपी, ये सारे उस प्रॉपर्टी को वहीं पोस्टल या टेलीग्राफ अथॉरिटी का जो भी करता धरता हो उसके पास रखने को बोल सकते हैं, उसकी सर्च करा के कि रखे रहो, बाकी जैसा भी आदेश आएगा ऊपरी न्यायालय का, यानी सेशन, हाई कोर्ट, इन सब का, तो उसके अकॉर्डिंग आगे काम करना।
सेक्शन 93 में सर्च वारंट इशू किया जा सकता है, डायरेक्ट सेक्शन यही पूछते हैं। सेक्शन 94 में स्टोलन प्रॉपर्टी के बारे में जब सर्च वारंट इशू करना तो इसके बारे में बताता है। सेक्शन 95 में फॉरफीचर ऑफ न्यूज़पेपर, बुक या कोई डॉक्यूमेंट का होता है। तो अगर जो भी जहाँ भी स्टेट गवर्नमेंट को लगता है ये इस एडिशन का मामला यानी 124 ए, 153 ए, 292, 293, 295 ए, IPC में जो भी होता है अपराध, इसके अकॉर्डिंग अगर कुछ ऐसा लगता है स्टेट गवर्नमेंट को तो वो फॉरफीट कर सकती है किसी भी न्यूज़पेपर, बुक या डॉक्यूमेंट को। अगर इसकी अपील करनी है तो एकमात्र जगह है हाई कोर्ट, वो भी 2 महीने के अंदर आपको एप्लीकेशन देनी पड़ेगी ये जो भी फॉरफीचर हुआ उसको सेट असाइड करने के लिए। और सेक्शन 97 में क्वेश्चन बनता है कि हेबियस कॉर्पस रिट की तरह कौन सी धारा है CRPC की, जो सेक्शन 97 है, यानी जो रॉन्गफुली कन्फाइंड कोई भी पर्सन हो उसके बारे में रिट जारी की जा सकती है। सेक्शन 98 कोई भी एबडक्ट हुई हो फीमेल तो उसके बारे में सेक्शन 98 जारी किया जा सकता है हेबियस कॉर्पस रिट की तरह ये भी। लेकिन अगर प्री में आता है आपको हेबियस कॉर्पस रिट की तरह कौन सी धारा है तो आपको सेक्शन 97 लगाना है। सेक्शन 93 में एक क्वेश्चन और बन सकता है इसके कंटेंट से कि मान लीजिए 3 कंडीशन दी है, एक पहले 1A में दी है जो आप लास्ट लाइन पढ़ेंगे कि अगर जिसको समन किया जा रहा है कि कोई डॉक्यूमेंट सर्च करके ले आए, वो डॉक्यूमेंट नहीं ले आएगा या फिर वो चीज़ नहीं ले आएगा जो भी समन की गई हैं, या फिर वो डॉक्यूमेंट या चीज़ के बारे में कोर्ट को पता ही नहीं है, नॉट नोन टू द कोर्ट टू बी इन द पोजीशन ऑफ एनी पर्सन, मतलब किसके पोजीशन में कोर्ट को नहीं पता है। तीसरा पॉइंट जो दिया है कि कोर्ट ये कंसीडर करती है इंक्वायरी, ट्रायल या किसी प्रोसीडिंग के लिए वो जनरल सर्च या इंस्पेक्शन से ही कंप्लीट हो पाएगी जब सेक्शन 93 में ये सर्च वारंट इशू किया जाता है। ये कंटेंट से क्वेश्चन बनता है। और सेक्शन 93 का क्लॉज 3 आप देखेंगे तो उसमें दिया है कि कोई भी मजिस्ट्रेट DM और CGM के अलावा सर्च वारंट इशू नहीं करेगा जो भी पोस्टल या टेलीग्राफ अथॉरिटी के कस्टडी में डॉक्यूमेंट होंगे।